हेलो बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आपकी तैयारी भी मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं फिजिक्स के और भी ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रिपरेशन को करेंगे स्ट्रॉन्ग, आपके आंसर राइटिंग होगी बेस्ट और आप अपने एग्जाम में फिजिक्स में बेस्ट मार्क अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनका काफी सटीक आंसर यहां प्रोवाइड किया गया है और आप यहां से अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 16 ओम के तार को 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाता है। उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाता है, दुगना कर दिया जाता है। तो उसके नए प्रतिरोध का मान निकालें। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि 16 ओम प्रतिरोध का एक तार है जिसका प्रतिरोध 16 ओम दिया हुआ है और उसे खींच करके उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि उस तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों लोग, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सोल्व करना है। चलिए, आप जानते हैं एक फॉर्मूला रो इक्वल टू ए आर बाई एल। ठीक है ना, आप प्रतिरोधकता का फॉर्मूला जानते हैं रो इक्वल टू ए आर बाई एल, जहां ए क्या होता है, कोई भी वायर का, कोई भी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आर क्या होता है, आर होता है प्रतिरोध, एल होता है उसकी लंबाई, ए क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये बात समझ गए। तो यहां से एक फार्मूला आप फाइंड कर लो, चूंकि हमें तो निकालना है प्रतिरोध ना, तो आर का यहां से हम फार्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा रो इंटू एल बाई में ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर क्या कर दिया, अपने से एल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं और एल से डिवाइड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं वो तुरंत समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, एल से मल्टीप्लाई किया, एल से डिवाइड किया, तो प्रतिरोध का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो बच्चे लोग हो जाएगा रो एल स्क्वायर बाई में ए एल। ठीक है, अब ये देखो ए एल जो हुआ इसके बारे में जरा गौर से समझना। ए यहां पर क्या है बच्चे लोग, ठीक है, ए क्या है, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, और एल क्या है, एल हो गया लंबाई। अब जो मैं बात बोल रहा हूं उसको आप अच्छे से समझना कि देखिए, कोई भी वायर जो होता है, कोई तार जो होता है वो किस शेप का होता है, मतलब उसका आकृति कैसा होता है। क्या वो गोले जैसा होता है, क्या वो ट्रायंगल जैसा होता है? नहीं सर, आपका आंसर होगा कि सर कोई भी वायर तार जो होता है वो एक बेलन के आकृति में होता है। तो एक बात देखो, बेलन के आकृति में ही है ना तार, तो ये नीचे वाला जो आधार है, आधार का क्षेत्रफल कितना है, ए दिया हुआ है, और ये एल यहाँ पर ऊंचाई का काम कर रहा है। ठीक है, तो बेलन का अगर हम आयतन निकाल दें तो आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। जानते हैं ना सभी बच्चे लोग, आधार का क्षेत्रफल, जैसे देखो मैंने क्या बताया था, ये है बेलन, ठीक है, और ये है इसका आधार, इसकी त्रिज्या हो गई आर और इसकी ऊंचाई हो गया एच। ठीक है, तो मैं बताया था कि बेलन का अगर आयतन निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करते हैं, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल हो गया हमारा कितना, पाई आर स्क्वायर, चूंकि आधार जो है एक वृत्त है और ऊंचाई कितना हो गया, एच हो गया। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच। वाह सर, ये तो फॉर्मूला एकदम अच्छा से बता रहे हैं आप। देखो, आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कीजिएगा तो मिलेगा आयतन। ये कहीं भी फार्मूला अप्लाई होगा, ये वाला
फार्मूला जो है कहीं पर भी अप्लाई होता है। आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा आयतन। तो बताओ ये जो है इस वायर का, इस तार का आयतन क्या होगा? तो आधार का क्षेत्रफल कितना है a और ऊंचाई कितना हो गया l, तो a और l क्या होगा? आयतन हो गया। तो आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से सर। तो इसको लिख सकते हैं हम r इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई में v। ये क्या लिख दिए? a गुना l v, आयतन हो गया ये। अब आप बताइएगा हमें कि जब ये आयतन हो गया तो यहां से पॉइंट जो है पकड़ाता है। आपको याद रखना है कि अगर कोई भी तार है उसके लंबाई को 2 गुना कर दीजिए या 3 गुना कर दीजिए या 4 गुना कर दीजिए या कोई भी गुना कर दीजिए, उसका आयतन कभी भी चेंज नहीं होगा। कैसे होगा आयतन चेंज? जैसे वायर है ना, ये देखो वायर है, ठीक है, और इसको मैं खींच करके इसके लंबाई को 4 गुना कर देता हूं, तो इसका पदार्थ थोड़े ना बदलने वाला है, ये लंबा सिर्फ हो गया, जितना पदार्थ का बना हुआ उतना ही करेगा। तो याद रखिए कोई भी तार को अगर आप खींचते हैं तो उसका आयतन जो है नहीं बदलता, मतलब आयतन कांस्टेंट रहता है। और दूसरी चीज जो कांस्टेंट होती है वो होती है प्रतिरोधकता, ठीक है। यानी आपके कहने का मतलब सर ये हो रहा है कि अगर किसी भी तार को अगर खींचेंगे तो उसका आयतन और उसका प्रतिरोधकता दोनों क्या होगा? चेंज नहीं होगा, हमेशा सेम ही रहता है। यही बात, बिल्कुल सही बात पकड़ा आपने, आयतन और प्रतिरोधकता चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, जब आयतन और प्रतिरोधकता जो है चेंज नहीं हो रहा है तब ये जो प्रतिरोध हुआ वो किसके समानुपाती हो गया? एल स्क्वायर के समानुपाती हो गया। जब आयतन चेंज हो ही नहीं रहा है, प्रतिरोध चेंज हो ही नहीं रहा है, तो कोई भी तार का प्रतिरोध किस पे निर्भर कर रहा है? किसके समानुपाती हो रहा है? तो लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती हो रहा है। तो अब यहां से बता दीजिए कि जब हो गया प्रतिरोध लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती, तो लंबाई, नया लंबाई आप कितना कर दी है? खींच करके उसकी लंबाई को दुगुना कर दी है। लंबाई कितना हो गया है? दुगुना। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा बाबू? बाबू प्रतिरोध हो जाएगा लंबाई के वर्ग के समानुपाती हो रहा है। लंबाई एल था तो एल स्क्वायर के समानुपाती, लंबाई दुगुना कर दिए तो आर समानुपाती 2l स्क्वायर, यानी आर समानुपाती कितना होगा? 4l स्क्वायर। यानी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अब 4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर लंबाई जैसे ही दुगुना की तो देख रहे हैं कि प्रतिरोध जो है क्या हुआ? प्रतिरोध क्या है? लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है। तो लंबाई अगर दुगुना कर दिए तो 2 का स्क्वायर 4 गुना, प्रतिरोध कितना होगा? 4 गुना हो गया। तो नया प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? पुराना प्रतिरोध आपका 16 ओम दिया हुआ है और बोल रहा है कि नया प्रतिरोध निकालिए, तो नया प्रतिरोध कितना होगा? 4 गुना। तो कितना? 4 गुना 16 कितना आ जाएगा? 64 ओम। मजा आ गया ना? मजा आ गया ना? तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। तो आपको याद रखना है कोई भी वायर को अगर आप खींचेंगे तो उसका आयतन और उसका प्रतिरोधकता क्या होता है? हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। ये एक पॉइंट है और इसी पॉइंट पे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। कौन बनेगा करोड़पति? खिला रहे हैं क्या सर आप? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी बच्चे लोग इंतजार करोगे सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, क्या आने वाला है? जल्दी से आ जाए सर। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम, सर ये कौन कौन सा क्रम होता है? 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 16 ओम तथा 3 ओम प्राप्त होते हैं। 3 ओम प्राप्त होते हैं। तो उन प्रतिरोधों का
उन प्रतिरोधों का मान निकाले। तो आज का क्वेश्चन नंबर ये 2 है बच्चे लोग। ये जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VBI है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर नहीं भी इस बार पूछेगा तो कम से कम इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको चेंज करके क्वेश्चन वहाँ पर दे दिया। ठीक है, 16 ओम 16 ओम के जगह पर 20 ओम दे देगा, 3 ओम के जगह पे 8 ओम दे दिया। कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहना चाहिए। ठीक है ना। वाई और रोला में मैंने क्या बताया पिछले क्वेश्चन में, जो भी उस तरह का क्वेश्चन आएगा सिर्फ आप कंसेप्ट याद करना, वॉल्यूम मतलब आयतन चेंज नहीं करना है और प्रतिरोधकता चेंज नहीं करना है। ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि दोनों प्रतिरोध, आप लोग मान लीजिए कि दोनों प्रतिरोध कौन कौन है, R1 तथा R2 है। प्रतिरोधा लिखा रहा है सर, अच्छा ठीक है बच्चे, नटखट बच्चे तुरंत पकड़ते हो। दोनों प्रतिरोध R1 तथा R2 है। ठीक है ना, पहला R1 दूसरा R2 मान लो। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जब दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम आ रहा है। तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 होता है ना। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 16 ओम मतलब 16 ओम, और ये हो जाएगा R1 प्लस R2। यानी यहां से आप बोल सकते हैं कि R1 प्लस R2 का वैल्यू सर 16 ओम आ गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, फिर बोला जा रहा है पुनः क्या, जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य प्रतिरोध मेरा 3 ओम आया है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, 1/Rs बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है फॉर्मूला समांतर क्रम का। तो यहां से आप लिख दीजिए 1/Rs के जगह कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको मैं सोल्व करना शुरू करता हूं। R1 R2 का एलसीएम ले लीजिए। सर R1 R2 का एलसीएम कितना आएगा सर, R1 इंटू R2 ही हो जाएगा। अब ये R1 से R1 कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा R2 प्लस में हो जाएगा R2 R2 कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा R1। अब कुछ दिखाई दिया, यहाँ पे R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, 16 ओम है। तो यहां से R1 प्लस R2 का वैल्यू 16 ओम आपको पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 और R1 प्लस R2 का वैल्यू रख दीजिए 16 ओम। ठीक है सर, R1 इंटू R2 वैसे ही रख दीजिए। ठीक है, R1 इंटू R2 वैसे ही रख दिया। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करो। सर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन क्या होता है सर, क्रॉस। तो देखिए R1 इंटू R2 क्या होगा, 3 गुना 16 कितना आ जाएगा, 48, 48 हो गया। तो चलिए अब ये हो गया R1 इंटू R2। अब मैं जान रहा हूं कि हमें तो निकालना है R1 और R2 का मान, R1 R2 का वैल्यू कितना होगा वो बात जाननी है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फार्मूला लगा रहे हैं। ये R1 प्लस R2 है, और अगर हम कुछ दिमाग लगाएं जिससे R1 माइनस R2 का वैल्यू अगर कुछ भी मिल गया तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, तो R1 और R2 आराम से हम निकाल सकते हैं। तो अब प्रयास कर रहे हूं मैं R1 माइनस R2 का वैल्यू निकालने की। तो R1 माइनस R2 का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, देखिए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और क्या माइनस में 4R1 इंटू R2। सर ये कौन सा फॉर्मूला आप अपने से लगा दिए, अरे नहीं नहीं मैं अपने से नहीं लगाया हूं, आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा और इसी फॉर्मूला पे मैं वेस्ट कर रहा हूं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab है, तो ab की जगह R1 इंटू R2 हो गया। चलिए सर बहुत अच्छे से समझ रहा हूं मैं सर। तो बता दो R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, और R1 4 है, 4 लिख दिया मैंने। R1 इंटू R2 का वैल्यू कितना है, 48। चलिए इसका क्या होगा, स्क्वायर करिएगा 256 आ जाएगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोल दो 192 आएगा। ठीक है
192 192 आ गया। तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो 64 आ गया। तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितना आए 64। तो R1 माइनस R2 का अगर यहाँ से वैल्यू निकाला जाएगा तो ये स्क्वायर है, उधर क्या होगा रूट आ जाएगा, और ये R1 माइनस R2 का वैल्यू आ गया 8 ओम। ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को क्या कर दो, सोल्व कर दो। तो जल्दी से करो बच्चे लोग, इधर देखो R1 प्लस R2 कितना हो गया 16 ओम हो गया। R1 माइनस R2 कितना हो गया 8 ओम हो गया। और दोनों को मैं सोल्व कर रहा हूं बाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने से, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो R2 मर गया, मतलब कट गया। सर कट गया, कट गया। तो बताओ R1 2 R1 और इतना पर कितना आएगा 24। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना बार में 2 से यहाँ पर 24 को काट दीजिए, कितना आएगा 12 आएगा। R1 का वैल्यू मिल गया 12 ओम। अब R1 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 ओम आ गया। तो दिस इज योर आंसर। बात समझ गए? तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व करना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी आप लोग भूल जाइएगा। ऑल द बेस्ट। चलिए, नहीं बच्चे सर आप गलत चीज सिखा रहे हैं हम लोग को, हम लोग छोटे बच्चे हैं, कहीं सीख लिए तो ऐसे तान बच्चे लोग। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज कर करके इसको आप नोट करते चलें, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसको बनाना नहीं है, स्पीडली बनाना है, स्पीडली, काफी तेज से। चल तो मैं इसको भी इरेज करता हूं। तो चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। रो प्रतिरोधकता वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाता है, दुगना कर दिया जाता है। तो उसका नया प्रतिरोधकता निकालें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी देखिए, आज जो भी क्वेश्चन है, जो भी मेरे वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, सारा का सारा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और अगर पूछे गए नहीं भी हैं, एक आध सवाल ऐसे होंगे तो वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। वो काफी VVI क्वेश्चन यहाँ पे मैं ला रहा हूँ हर वीडियो में, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, रो प्रतिरोधकता वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई को क्या कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है। मतलब एक तार है जिसकी प्रतिरोधकता क्या है, रो है, और उसे खींच करके दुगना कर दिया गया है। तो उसका नया प्रतिरोधकता आपको फाइंड करना है। तो बच्चे लोग बताओ जल्दी से कमेंट करो कितना आएगा आंसर, जल्दी से। जी बिल्कुल सही बात। यहां पर देखो एक बच्चे का आंसर सही आ रहा है, सर इसका प्रतिरोधकता भी रो ही होगा, ठीक है। कैसे होगा बच्चे लोग, तो सुन लो। अगर कोई तार है और इस तार का प्रतिरोधकता रो है, और इसके लंबाई को अगर आप डबल कर दो या ट्रिपल कर दो या फिर 4 टाइम कर दो, 4 गुना 5 गुना कुछ भी कर दीजिए। मैंने आपको बताया था क्या, लंबाई को दुगुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कुछ भी करने से दो चीज नहीं बदलता है, पहला आयतन, दूसरा प्रतिरोधकता। तो इसका भी प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। यहां प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगा। तो नया प्रतिरोधकता भी कितना आ जाएगा, नया प्रतिरोधकता भी हमारा हो जाएगा रो ही। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन आपको जो है ना बच्चा समझ के पूछ रहा था कि चलो बच्चे को गड़बड़ाते हैं, ठीक है ना। हम लोग को गड़बड़ा नहीं है, हम लोग तो सीनियर बच्चे हो गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, हमेशा जो होते हैं भारी भारी क्वेश्चन नहीं आते बच्चे लोग,
आप लोगों के दिमाग में चलता है कि सारा जो VBI क्वेश्चन होना चाहिए वो भारी भारी होता है, और एग्जाम में जाने के बाद कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल ही आसान होते हैं, और वो चीज़ का आप रिवीजन कभी किए ही नहीं थे, अनुमान ही नहीं लगाते कि ये पूछेगा। तो वैसे वैसे क्वेश्चन को भी एग्जाम में जाने का पहले एक बार जरूर एक नज़र से देखते चलें, ठीक है ना, इग्नोर मत करें, क्योंकि बच्चा को छोटा समझ के उसको तंग नहीं किया करें आप, मालूम है ना। चलिए, तो देखिए इसी के बारे में क्वेश्चन था कि प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, ठीक है, और इसके विभिन्न पदों को समझाएं, विभिन्न पदों को समझाएं, ठीक है ना, 2 मार्क्स में आया था ये। प्रतिरोधकता क्या है, इसके विभिन्न पदों को समझाएं। तो चलिए देखिए प्रतिरोधकता क्या है, आप सभी जानते हैं ना बाबू, प्रतिरोधकता को हम लोग किससे दिखाते हैं, ρ = AR/L होता है। तो जरा अच्छे से समझ लेंगे आप, ठीक है। प्रतिरोधकता क्या है, इसके विभिन्न पदों को समझें। तो प्रतिरोधकता का मैंने फार्मूला क्या लिया था, ρ = AR/L, आप सभी जानते हैं यहाँ पर। तो एक बात बताइए, यहाँ फिगर से मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक तार हो गया जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई L है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, तो A है, और इसका प्रतिरोध कितना है, तो R है। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए अगर इस फार्मूले में अगर हमने क्या कर दिया, A के वैल्यू को, मतलब जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसे क्या रख दिया, 1 वर्ग इकाई रख दिया, ठीक है ना, मतलब 1 वर्ग इकाई रख दो, ठीक है, मतलब एकांक रखना है, एकांक मान, A का वैल्यू कितना, 1 वर्ग इकाई, और लंबाई भी कितना मान लीजिए, यूनिट लेंथ मान लीजिए, माने एकांक लंबाई मान लीजिए, ठीक है ना, 1 इकाई मान लीजिए, 1 इकाई मान लीजिए, ठीक है। मतलब लंबाई हम पूरा लंबाई नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इकाई लंबाई की बात कर रहे हैं, मतलब छोटा सा लंबाई, जैसे मान लो ये पूरा वायर है, हमने क्या किया, लंबाई में सिर्फ कौन सा लंबाई लिया, देखो ये वाला लंबाई, कितना छोटा सा लंबाई ले रहा हूँ, तो इकाई लंबाई की बात कर रहे हैं। और एरिया जो है ना, एरिया भी है, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी हम पूरा नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एकदम छोटा सा एरिया, दिखाई दिया आप लोग को कितना छोटा, एकांक क्षेत्रफल ले रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ A और L के जगह पे 1 रखिएगा तो रो किसके बराबर आ जाएगा, तो देखो A के जगह पे क्या रख दो 1, R के जगह R है, L के जगह 1 है, तो रो का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे क्या, प्रतिरोधकता किसके बराबर आ गया, प्रतिरोध के बराबर आ गया, प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर आ गया। तो क्या बोलेंगे, प्रतिरोध को ही डिफिनेशन क्या बोलिएगा, प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। डिफिनेशन क्या बोलिएगा, प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। सर ये क्या बता रहे हैं आप, प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं, तो फिर सर दोनों नाम अलग अलग क्यों पड़ा। तो देखो बच्चे, प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता बोला जाता है, ये साफ आपको दिखाई दे रहा है, दोनों बराबर है, प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता बोलते हैं। लेकिन वैसे प्रतिरोध को जो प्रति एकांक लंबाई का हो और प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का हो, ठीक है ना। जैसे ये तार इतना मोटा है, तार इतना लंबा है, तो पूरे तार के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता नहीं बोलेंगे, कभी नहीं। हमें पूरे तार के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता नहीं बोलना है, हमें उस तार के एकांक लंबाई, मतलब एकदम छोटा सा लंबाई, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जितना प्रतिरोध हो जाए उसी को, जैसे मैं अलग डायग्राम, देखो एकांक क्षेत्रफल लो, तो एकांक क्षेत्रफल मैंने ले लिया एकदम इतना, और एकांक लंबाई लीजिए, तो मान लीजिए एकांक लंबाई कितना हो गया, मेरा इतना हो गया। तो देख रहे हैं इतना छोटा तार में से इतना छोटा सा भाग निकाल लीजिए जिसका लंबाई एकांक हो और अनुप्रस्थ काट भी एकांक हो, ठीक है। तो इस लंबाई का और इस अनुप्रस्थ काट का जितना प्रतिरोध होगा उसी प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। मतलब आपको लिखना है क्या, कि किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई और प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होता है उसी प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, किसी चालक के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट, सर अनुप्रस्थ काट
किसी चालक के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रतिरोध, क्षेत्रफल का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, और इसे किससे सूचित करते हैं? इसे रो से सूचित करते हैं, इसे रो से सूचित करते हैं। ठीक है ना। जैसे ये तो मैं डिफिनेशन को समझाने के लिए ये पहले ही न बता दिया। आपको एग्जाम में जब पूछेगा प्रतिरोधकता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करना, आप परिभाषा लिखना, डिफिनेशन लिखना, और उसके बाद ये बात लिखना कि इसे रो से सूचित किया जाता है। उसके बाद फार्मूला लिखना, रो इक्वल टू AR बाई एल। बात समझ में आ गया? ठीक है। और इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद देखो रो इक्वल टू AR बाई एल, यहाँ से आप SI मात्रक लिख दो। SI मात्रक क्या होगा बच्चे लोग? SI मात्रक क्या होगा देखें तो देखो रो इज इक्वल टू AR बाई एल है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिख दो? एरिया। एरिया क्या है? तो यहाँ पर पदों को समझा दो, बोल रहा है ना इसके विभिन्न पदों को समझा। तो ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। पहले पदों को समझा दीजिए। ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है। एल क्या है? तो तार की लंबाई, तार की लंबाई, समझ रहे हो भाई? तार की लंबाई। और आर क्या है? तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध। तो प्रत्येक पदों को, विभिन्न पदों को समझाने का मतलब होता है कि विभिन्न पदों के बारे में बताइए कि ये क्या है। और रो तो जानते हैं, रो क्या है? प्रतिरोधकता है। तो विभिन्न पदों को तो समझा ही दिए। अब जल्दी से सर SI मात्रक भी बता दीजिए। तो बताओ रो बराबर AR बाई एल। तो ए एरिया है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है? सर वर्ग मीटर होता है। आर का तो सर ओम होता है। लंबाई का तो सर मीटर होता है। और मीटर से मीटर कट गया, और ये रो बराबर क्या आ गया? ओम मीटर। तो इसका प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ गए होंगे। तो जल्दी से वीडियो को करो पॉज और इसको करो नोट। ठीक है, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे लोग आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 5 के सर हमें जल्दी से चिंता हो रही है सर, आखिर ये क्वेश्चन क्या है? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है सर। लॉन्ग क्वेश्चन तो आज आएगा ही नहीं, क्योंकि ये वीडियो में सारे क्वेश्चन शॉर्ट ही लाए गए हैं। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्या हो सकता है? 4 के बाद तो 5 ही होता है। सर कॉमेडी मत कीजिए ना, आ जाओ बच्चे। ठीक है, हंसो खेलो मुस्कुराओ। बोलो विभव मापी के दो उपयोगों को लिखें, दो उपयोगों को लिखें। ठीक है, विभव मापी के दो उपयोगों को लिखें। क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में। तो चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ कि विभव मापी के दो उपयोग कौन कौन से हैं। लेकिन दो उपयोग जब आ ही गया क्वेश्चन तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि विभव मापी आखिर है क्या। तो जैसा कि देखो नाम से ही पता चल रहा है, विभव मापी ये क्या करता है? विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, नाम ही बोल रहा है विभव मापी। ठीक है, तो यहाँ पर या फिर ये क्या होता है? कोई भी सेल समझते हैं ना, तो किसी सेल के दोनों ध्रुवों के बीच के प्लस और माइनस के बीच के विभवांतर को मापता है। या तो विभव मापी का प्रयोग कोई भी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, या इसका प्रयोग किसी सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे? विभव मापी एक ऐसा यंत्र है, अरे वाह सर, जिसका प्रयोग विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के बीच के विभवांतर को या किसी सेल माने सर बेचना होता है ना,
अरे बच्चे लोग नहीं, किसी सेल के दोनों ध्रुवों के बीच, दोनों ध्रुवों के बीच का विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। हाँ, किया जाता है। अब जो बच्चे समझदार होंगे वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सर आप एक ऐसा डिफिनेशन दिए सर, जिसमें डिफिनेशन भी हो गया और दो उपयोग भी यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, साफ साफ तो दिखाई दे रहा है। तो चलिए, विभवमापी का एक डिफिनेशन आपको बोलना है तो क्या बोलेंगे कि विभवमापी एक ऐसा यंत्र होता है जिसका प्रयोग विद्युत परिपथ के किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, या किसी भी सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। चलिए, तो यूज भी इसमें आ गया, दो उपयोग भी आ गया, परिभाषा भी आ गया। सर अलग से कोई दो उपयोग बता दीजिए ना सर। तो लीजिए बाबू, क्या है उपयोग में, तो फर्स्ट उपयोग देखो, उपयोग में फर्स्ट उपयोग क्या लिखिएगा, इसका उपयोग दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का तुलना करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। मतलब दो सेल हैं और दो सेल का विद्युत वाहक बल का तुलना करना, मतलब कौन सा सेल, आपके पास दो सेल दिए, ठीक है, उस पे कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, एकदम प्लेन है, और बोलेंगे ये लो बच्चा, और दोनों सेल देने के बाद बोलेंगे कि बताओ ये दोनों सेल में से किसका विद्युत वाहक बल ज्यादा है। तो आप उसे देखकर, अच्छा ये सर हरा है और हरा रंग मुझे ज्यादा पसंद है, और ये सर ब्लू रंग है, ब्लू रंग वाला सेल ज्यादा जो है हमको पसंद है, तो ब्लू का जो होगा विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा। ऐसे थोड़े हम लोग बोलेंगे। तो कैसे, तो हम क्या करेंगे, विभवमापी का प्रयोग करके दोनों के विद्युत वाहक बलों को माप सकते हैं और पता कर सकते हैं किसका विद्युत वाहक बल ज्यादा है, किसका कम है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया सर, वेरी गुड सर। अब देखो दूसरा इसका उपयोग, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, ठीक है। देखिए, कोई भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी आप ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी सेल है, एक सेल दिया हुआ है और उस सेल का अंदरूनी माने अंदर में भी प्रतिरोध होता है ना, उसको आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। और जो बाह्य परिपथ का प्रतिरोध होता है, जैसे हमने क्या किया, यहां पर देखो एक सेल लगा दिया और ये एक बन गया परिपथ, ठीक है, और इस परिपथ में मैंने एक लगा दिया प्रतिरोध, ठीक है। तो बताओ बाहरी प्रतिरोध माने क्या हो गया, सेल के बाहर जो परिपथ है उस परिपथ में जो भी प्रतिरोध लगा हुआ उसे बोल देंगे बाहरी परिपथ। और सेल के अंदर भी प्रतिरोध होता है, माने सेल के अंदर जो जो पदार्थ भरे हुए हैं, जो रासायनिक पदार्थ भरे हुए हैं, वो भी एक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं और उसी को आंतरिक प्रतिरोध बोला जाता है। तो विद्युतवाहक किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध को भी आप विभवमापी की मदद से माप सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा उपयोग आप लिख लीजिएगा, किन्हीं दो सेलों के, या फिर ऐसे लिख दो, इसका उपयोग दो सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का, या सिर्फ प्रतिरोध भी बोल सकते हो, आंतरिक प्रतिरोधों का तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये तो बात समझ ही रहे हैं। देखिए, जब विभवमापी एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध को माप सकता है, तो हमें अगर दो सेल दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि इनमें से किसका आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है, किसका कम है, तो हम जो है आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये हो गए विभवमापी की परिभाषा और ये हो गए उपयोग, और ये उपयोग में कोई भी दो उपयोग आप आसानी से लिख देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, जल्दी से लाइए ना, हम लोग सर धैर्य टूट रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है आपका एक क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए चित्र में, सर चित्र तो दिया ही हुआ नहीं है सर, दिए गए चित्र में धारा I का मान ज्ञात करें, धारा I का मान ज्ञात करें। ये सर कैसे करें, चित्र कहाँ दिया हुआ है सर, आपको दिखाई दे रहा है, हमको भी नहीं सर। देखो यहाँ पे चित्र है, ये है धारा I, कैसे निकाल देंगे सर धारा I, सर और कुछ बताइए ना। देखो ये है धारा I और ये एक धारा गया इधर 3 एम्पियर का, और यहाँ पर एक धारा आया 2 एम्पियर का, यहाँ पे एम्पियर, ठीक है ना, और यहाँ पे एक धारा आ रहा है कितना एम्पियर का, 5 एम्पियर का, यहाँ पर एक धारा आ रहा है कितना, 7 एम्पियर का। सर इतना सारा फिगर में दिया हुआ था और अब आपको I का मान ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे, बोल दीजिए। ठीक है, तो आप सभी बच्चे लोग जानते हैं किरचॉफ का फर्स्ट नियम, ठीक है, या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या जानते हैं आप, किरचॉफ के प्रथम नियम से जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर चालकों के किसी जाल में किसी भी बिंदु पर मिलने वाले कुल धाराओं का योग और उससे दूर जाने वाले कुल धाराओं का योग दोनों बराबर होता है। मतलब टोटल इनकमिंग करेंट एंड टोटल आउटगोइंग करेंट का जो सम होता है वो इक्वल होता है। मतलब आप बोल सकते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से इनकमिंग करेंट मतलब किसी बिंदु की ओर आने वाले धाराओं का योग बराबर होता है उस बिंदु से दूर जाने वाले धाराओं का योग। तो जान लीजिए किसी बिंदु की ओर आने वाले धाराओं का, तो देखो तो इस बिंदु, यहाँ पर बिंदु मान लो यहाँ पर कौन सा P बिंदु है। अब इस बिंदु से बताओ इस बिंदु की तरफ आने वाले कुल धारा कौन कौन है, तो सर 7 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है, जा कौन रहा है, 3 एम्पियर सर जा रहा है, I जो धारा जा रहा है। तो आने वाले धारा कौन कौन से ऐड कीजिए, 7A और प्लस 5 एम्पियर और प्लस में कितना 2 एम्पियर, और ये बराबर होगा किसे, जाने वाले धाराओं के। तो जाने वाला कौन कौन है, 3 एम्पियर और I धारा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए कितना आएगा, 7 और 5 12 होगा, 12 2 14 होगा, 14 में 3 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा I का वैल्यू 11 एम्पियर हो गया। तो करेंट का वैल्यू कितना हो गया, 11 एम्पियर होगा इस फिगर में। तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन दे जालक वाला क्वेश्चन तो याद रखिएगा कि किसी बिंदु पर कुल जो आने वाला धाराओं का योग होते हैं वो उस बिंदु से दूर जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होते हैं। मतलब टोटल इनकमिंग करंट का सम और टोटल आउटगोइंग करंट का सम माने योगफल क्या होता है, बराबर होता है। जल्दी से नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चे लोग, आ जाइए। तो देखिए ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये जो है बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में, और इसलिए मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन को लाया हूँ और इसी पे बेस्ड आपका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करके क्वेश्चन दे सकता है। तो बिल्कुल बनाना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि टोटल इनकमिंग करंट जो होता है और टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। मतलब किसी बिंदु पे आने वाले कुल धाराओं के उस बिंदु से दूर जाने वाले कुल धाराओं के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये है लॉरेंटस बल क्या है, लॉरेंटस बल क्या है। चलिए ठीक है, तो आपको डिफिनेशन लिखना है कि यदि किसी स्थान पर जगह पर विद्युतीय तथा चुंबकीय
दोनों क्षेत्र मौजूद हो, दोनों क्षेत्र मौजूद हो तो ये दोनों क्षेत्रों के प्रभाव से, दोनों क्षेत्रों के प्रभाव से किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल को ही क्या कहते हैं बच्चे लोग? लॉरेंटज फोर्स करते हैं। सर लॉरेंटज फोर्स मतलब लॉरेंटज बल। ये सर फोर्स क्या होता है सर? ये फोर्स या फास्फोरस बोल रहे हैं आप? लॉरेंटज बल कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? जैसे बच्चे लोग मान लो कि एक आवेश जो है यहाँ पर है, ठीक है, ऐसा आवेश है जिसमें विद्युतीय क्षेत्र भी लग रहा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, और दोनों क्षेत्र यहाँ इस आवेश पर लग रहा है। अब ये आवेश गतिशील है या कुछ भी हो, मतलब ऐसा कंडीशन में है जिसके कारण क्या लगेगा, इसमें आवेश पर दोनों क्षेत्र लग रहा है, विद्युत क्षेत्र भी लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी लग रहा है। आप लोग जानते हैं ना, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो किसी भी हालत में लग सकता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रहता है कब? स्थिर आवेशों पर चुंबकीय बल नहीं लगता है। तो सपोज कर लीजिए कि ये आवेश ऐसा स्थिति में है कि दोनों बल लग रहे हैं, तो बताओ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी मौजूद है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद है। अब ये दोनों मिलेंगे क्षेत्र और इसको करेंगे परेशान कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो। तो दोनों क्षेत्र मिल करके इस पे बल लगाएंगे, और बल कितना लगाएंगे? तो चलिए पहले बात आ रहा है विद्युत क्षेत्र का, और उसके बाद बात आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र का। तो बताइए विद्युत क्षेत्र कितना फार्मूला लगाएगा? तो टोटल फोर्स को हम कितना से दिखा रहे हैं? F से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये F हो गया, मतलब परिणामी बल है। तो बताइए F क्या आएगा? तो विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल। Fe मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स, विद्युत बल, Fa मतलब मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। तो सर ये जो फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का, क्या होता है? विद्युत क्षेत्र कोई भी आवेश पर कितना बल लगाता है? सर F बराबर QV, ठीक है ना। और ये कितना फार्मूला लगाता है? सर AQ इंटू V क्रॉस B। तो इससे पता चल रहा है कि ये आवेश जो है V क्रॉस B है, मतलब ये आवेश गतिशील है। तो गतिशील है, इसके कारण वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाएगा, और गतिशील है या स्थिर है विद्युत क्षेत्र तो हमेशा बल लगाएगा। तो चलिए यहाँ पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाने वाला बल है Q इंटू V क्रॉस B, और ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल है। तो कुल बल जो परिणामी बल हुआ, आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए Q को, और Q को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा क्या? ऐसे मैं इसे लिख देता हूँ, E वेक्टर प्लस V क्रॉस B। तो ये जो बल हुआ परिणामी बल, इसी परिणामी बल को क्या बोला जाता है? लॉरेंटज बल बोलते हैं, लॉरेंट्ज बल बोलते हैं, ठीक है। और इस समीकरण को क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज समीकरण बोलते हैं, लॉरेंट्ज समीकरण बोलते हैं, ठीक है। और इस संबंध को, संबंध मैंने जो फार्मूला लिखा हुआ है या समीकरण को ही बोलिए, इसी समीकरण को या इसी संबंध को पूछेगा तो लॉरेंट्ज संबंध कहा जाता है। बात समझ गए ना। तो चलिए आप यहाँ पर जान गए कि अगर कोई भी आवेश जो है उस पर विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों बल लगा रहे हैं, तो परिणामी बल जो होता है वही लॉरेंट्ज बल कहलाता है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है सर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे लोग आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो है शंट क्या है, ठीक है। सर ये शंट क्या है? शंट सर किस प्राणी का नाम है? तो देख लीजिए यहाँ पर शंट के बारे में मैं बता रहा हूँ कि देखो एक यंत्र होता है विद्युतीय यंत्र गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो होता है
वो किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है और इसका गैल्वेनोमीटर का उपयोग सिर्फ धारा की उपस्थिति को जांच करने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर सिर्फ जांच करता है, क्यों? क्योंकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा धारा माप ही नहीं सकता है, ये माइक्रो एम्पियर तक की धारा मापता है, जबकि एमीटर जो होता है उसका स्टार्टिंग होता है एम्पियर से मापना, 1 एम्पियर से धारा को मापता है, ठीक है ना। और गैल्वेनोमीटर जो होता है माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, मतलब छोटी छोटी धाराओं को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बात है कि सर शंट आखिर है क्या? तो देखिए गैल्वेनोमीटर का जो रेंज होता है करंट मापने का वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। जैसे बताया है ये मिली और माइक्रो एम्पियर तक का धारा मापेगा। तो क्या होता है कि जब कभी गैल्वेनोमीटर से बहुत अगर ज़्यादा धारा प्रवाहित अचानक से हो जाए तो गैल्वेनोमीटर में जो स्प्रिंग होता है, उसकी जो कमानी होती है, वो या तो टूट जाएगी या अधिक धारा बहने के कारण उसकी कुंडली जल जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? फिर से मैं बोल रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसका उपयोग किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को जांच करने के लिए किया जाता है। ये जो है बहुत छोटी छोटी धाराओं को मापता है, जैसे मिली एम्पियर की धारा, माइक्रो एम्पियर की धारा। लेकिन जब कभी इससे अधिक धारा प्रवाहित होती है तो ये अधिक धारा के प्रवाहित होने के कारण, अधिक धारा के प्रवाह के कारण, प्रभाव के कारण इसकी कमानी या तो टूट जाती है, कमानी मतलब स्प्रिंग, ठीक है, और या तो इसके कुंडली जल जाती है। तो देखो गैल्वेनोमीटर के अब धारा जो है हमसे बोल के तो नहीं आएगा ना कि सर हम अधिक धारा फ्लो करने वाले हैं, आप लोग सभी लोग सतर्क हो जाइए, ठीक है, बच जाओ, मेरा प्रभाव तुम जानता नहीं है, ऐसा तो नहीं धमकी देगा धारा हमको, ठीक है। तो क्या होगा, अचानक धारा आ गया, तो धारा आ गया तो गैल्वेनोमीटर का या तो स्प्रिंग टूट जाएगा या कुंडली जल जाएगा, तो मेरा गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तब क्या करें, बैठ कर रोएंगे फिर? अरे नहीं ना, मेरे पास साइंस का दिमाग है, तो हम लोग उपाय इसका लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखिए मैं बता रहा हूं, पहले समझ ही लो। जैसे ये क्या था, एक गैल्वेनोमीटर था, और ये गैल्वेनोमीटर से जैसे ही ज़्यादा धारा प्रवाहित होता है, जैसे मान लेते हैं ये थोड़ा सा धारा माप सकता है, दिखा सकता है, इतना धारा हम अपने में से प्रवाहित करवा सकते हैं, इतना धारा हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हुआ, इससे ज़्यादा धारा प्रवाहित हो गया, ठीक है, ज़्यादा धारा प्रवाहित, जैसे मान लो ये I धारा तक माप सकता है, और अचानक आ गया इससे बहुत ज्यादा धारा I1 धारा आ गया, ठीक है। I1 क्या है, ग्रेटर देन I है, ठीक है, I1 धारा I से ज्यादा है। तब तो तय है कि गैल्वेनोमीटर का कुंडली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, या गैल्वेनोमीटर का कुंडली जो है जल जाएगा, या स्प्रिंग कमानी जो है टूट जाएगा। तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या करेंगे, फट से दिमाग लगाया, इसके समांतर क्रम में, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक क्या कर दो, कम प्रतिरोध वाले एक तार को जोड़ दीजिए या तांबे की पट्टी को जोड़ दीजिए, कम प्रतिरोध वाला, और इसी कम प्रतिरोध वाला तार या पट्टी को शंट बोलते हैं हम लोग। तो सर ये शंट काम क्या करता है? सर गैल्वेनोमीटर का कुंडली को जलने से बचाता कैसे है सर? तो देखिए यहाँ पर जैसे ही धारा आया, I1 धारा I से ज़्यादा धारा है, अब ज़्यादा धारा गैल्वेनोमीटर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हमने क्या कर दिया, एक कम प्रतिरोध वाला इधर शंट लगाया। तो इधर प्रतिरोध कम है, तो जानते हैं ना आप सभी लोग V बराबर IR फार्मूला से, यहाँ से I बराबर कितना आएगा, V/R। तो प्रतिरोध अगर कम रहे, देखिए धारा जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अगर प्रतिरोध जिधर कम रहेगा धारा उधर अधिक बहेगा, प्रतिरोध जिधर कम रहेगा धारा उधर अधिक बहेगा। तो इधर हम लोग क्या कम प्रतिरोध किए, तो जो I1 धारा गया उसमें से जितना कैपेसिटी है गैल्वेनोमीटर का, मतलब गैल्वेनोमीटर में I धारा बहता है, तो इसमें क्या होगा कि सर हम जो है I धारा तक सहन कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इसलिए गैल्वेनोमीटर में I धारा चला गया, और बाकी जो अधिक धारा आया, मतलब I1 में से I, ठीक है ना, I1 धारा था, I धारा तो गैल्वेनोमीटर बोला कि सर देखिए हम जो है एक ऐसा यंत्र है जो हम I धारा तक सहन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मेरे ऊपर लोड दीजिएगा तो हम जल जाएंगे। तो इसलिए क्या क्या कि ठीक है भाई तुम I धारा ले लो, और बाकी जो धारा है वो क्या बोला, शंट बोला कि तुम मेरे तरफ आ जा, इसको मैं देख लूँगा, क्योंकि मेरा प्रतिरोध कम है, और प्रतिरोध जब कम है तो हम अपने में से ज़्यादा धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है, और हमको कोई टेंशन नहीं है, न जलेंगे न टूटेंगे। बात समझ रहे हैं ना?
तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो कम प्रतिरोध वाला यहाँ तार लगाए हैं या तांबा की पट्टी लगाए हैं, उसी कम प्रतिरोध वाले तार या तांबे की पट्टी को शंट बोला जाता है। तो आप समझ रहे हैं ना ये शंट क्या कर रहा है। तो शंट जो है गैल्वेनोमीटर के कुंडली को जलने से बचा रहा है या स्प्रिंग के मतलब स्प्रिंग या कमानी को टूटने से बचा रहा है। यानी ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर को खराब होने से बचाता है, क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो चलिए समझ तो गए हैं। तो अब इसको डिफिनेशन आपको कैसे लिखना है, तो लिखिएगा कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की उपस्थिति को किस में, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है ना, विद्युत परिपथ में ही ना बच्चे लोग, ऐसे थोड़े ना हम लोग रोड पे करेंगे सर रोड में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करें। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जांच करने का मतलब यह बहुत छोटी धारा को मापता है, यह अत्यंत छोटी धारा को माप सकता है, अत्यंत छोटी धारा, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख देना मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर तक की धारा को माप सकता है, ठीक। तो जब कभी इससे होकर अचानक अधिक धारा प्रवाहित होती है तो या तो इसकी कमानी टूट जाएगी, कमानी मतलब स्प्रिंग समझना, टूट जाएगी, या इसकी कुंडली जल जाएगी, ठीक है। अब ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके समांतर क्रम में कम प्रतिरोध वाला एक तांबे की पट्टी या तार को लगा देते हैं ताकि अधिक धारा इससे होकर प्रवाहित हो जाए। क्या लिखे, इस तरफ मैं लिख देता हूं बच्चे लोग, इससे होकर प्रवाहित हो जाए, अधिक धारा इससे होकर यहां पर वर्ड है होकर, ठीक है ना, इससे होकर प्रवाहित हो जाए और गैल्वेनोमीटर क्षतिग्रस्त होने से बच जाए, ठीक है। तो लिखिएगा लास्ट में डिफिनेशन क्या होगा शंट का, कि अतः गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़े जाने वाले इसी कम प्रतिरोध वाले तार या तांबे की पट्टी को क्या कहते हैं, शंट कहते हैं, ठीक है। चलिए, आपके एग्जाम में ये बात भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि शंट के उपयोगों को लिखें, ठीक है। 9 क्वेश्चन जो है शंट के उपयोग के लिखें, शंट के 2 उपयोगों को लिखें। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आ भी सकता है। शंट के 2 उपयोगों को लिखें, मूव कर लीजिए, ठीक है। शंट के 2 उपयोगों को लिखें। तो फर्स्ट आपको लिखना है क्या,
शंट के दो उपयोग में पहला उपयोग लिख लीजिए। शंट का उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग गैल्वेनोमीटर के कुंडली को, पहला उपयोग तो आप लिख सकते हैं कि इसका उपयोग गैल्वेनोमीटर के कुंडली को जलने से बचाने के लिए किया जाता है, जलने से बचाने के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या लिखिएगा? इसका उपयोग एमीटर के माप सीमा को, एमीटर के माप सीमा को बढ़ाने के लिए किया जाता है, बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, किया जाता है एमीटर के माप सीमा को। और तीसरा हो जाए इसका उपयोग गैल्वेनोमीटर के माप सीमा को, इसका उपयोग गैल्वेनोमीटर के माप सीमा को बढ़ाने के लिए किया जाता है, बात समझ गए ना? तो चलिए शंट के उपयोग में यहाँ पर जो आया, पहला उपयोग तो जान गए आप लोग, और दूसरा उपयोग जो लिख रहा है कि इसका उपयोग सर एमीटर के माप सीमा को गैल्वेनोमीटर के माप सीमा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो माप सीमा क्या होता है? जैसा मान लीजिए ना कि एक एमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर जो है वो मान लो कि सपोज एक एमीटर जो है 5 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है, और हमें इसका रेंज बढ़ाना है, हमें इस एमीटर से 10 एम्पियर तक की धारा को मेजर करवाना है, मपवाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, शंट लगा दीजिए, और शंट लगा करके इसके माप सीमा को हम बढ़ा सकते हैं, माने इसके रेंज को बढ़ा सकते हैं। वही काम गैल्वेनोमीटर में भी होता है कि अगर गैल्वेनोमीटर जो है 2 माइक्रो एम्पियर की धारा माप रहा है और हमें ज़्यादा धारा मेजर करवाना उसे, तो हम क्या करेंगे, इसमें शंट लगा देंगे, तो उसकी कैपेसिटी जो होगी बढ़ जाएगी, मतलब माप सीमा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिए और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को बेस्ट बनाइए। तो मैं इसी तरह की वीडियो को आपके लिए हर दिन लेकर आता रहूँगा, और इस चैनल पे आप सभी बच्चों के प्यारे से इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, उन वीडियोस के मदद से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। आपको इस के अलावा कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं नोट्स कॉपी के निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। सिर्फ आप इस वीडियो के हेल्प से आप अपने एग्जाम के फिजिक्स की काफ़ी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसी तरह का वीडियो को लेकर आता रहूँगा हर दिन। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।